हेलो एवरीवन। आज से हम एपीएससी का मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वाला सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लिया हुआ है। यह सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा जो लोग आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, फिर आपका एपीटीसीएल एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, डीएमई डीएचएस सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम एक डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। डिस्कशन से क्या होता है कि एक क्वेश्चंस को अगर हम एक डिस्कशन फॉर्म में अगर हम डिस्कस करेंगे आपके सामने, तो इससे एक बेटर समझ में आपको आएगा और आप रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये वाला सीरीज़ 20 क्वेश्चंस का सीरीज़ होने वाला है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक पेज में आप 1 से लेकर 20 तक आप लिख के रखिए। हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज करके आप आंसर आप कीजिए। फिर उसके बाद जब हम आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे तो उस टाइम पे आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं एंड लेट अस नो योर मार्क्स एट द कमेंट सेक्शन। या फिर आप कमेंट सेक्शन में ही अपना आंसर करते हुए फिर आप फाइनली आप क्रॉस चेक करके भी आप आपका फाइनल मार्क्स कितना करेक्ट हो रहा है आप हमें बता सकते हैं। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में, आई वेलकम यू ऑल। और अगर आपने इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि इसका अगला आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगा वो आप तक ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो सीरीज़ हमने लिया है ये एपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है। एज पर द 2011 सेंसस हाउ मेनी गाँव पंचायत आर देयर इन असम। 2011 के सेंसस के हिसाब से अभी प्रेजेंटली हमारा असम में कितना गांव पंचायत है वो आपको बताना था। राइट आंसर इज माई 2202। ठीक है। तो इसके इन एडिशन टू दैट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि करंटली अभी हमारे असम में 31 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कार्बी आंगलंग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। और फिर अगर मैं इसका सब डिवीज़न का बात करूँगा तो यहाँ पे देयर आर 80 सब डिविजन्स। वही अगर आपका मैं ब्लॉक के बारे में अगर बताऊँगा आपको तो देयर आर 219 नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स आर देयर। अगर मैं रेवेन्यू सर्कल के बारे में अगर मैं आपको बताऊँगा तो रेवेन्यू सर्कल है हमारा 184। अगर वही मैंने ज़िला परिषद मैंने बताया तो देयर आर 20 ज़िला परिषद। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि टाउन्स कितना है तो यहाँ पे टोटल टाउन्स है हमारे पास 214। और अगेन अगर बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितना है 26395। ठीक है। आप एक बार ऊपर में आप एक बार डेटा देख लीजिए। क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर देख के जाना है कि असम का लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड क्या है, पूरा जोग्राफिकल एरिया कितना। जोग्राफिकल एरिया का मैं अगर बात करूँगा तो 78438 हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया है। असम का टोटल जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है। तो इसी डिस्कशन के साथ फिर हम आगे चलेंगे। तो फिर चलिए फिर नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, which water resource project covers and extends the benefits to Madhya Pradesh, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। ऐसा कौन सा वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है, ऐसा कौन सा वाटर प्रोजेक्ट है जो आपको 4 स्टेट कवर कर रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है। ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट। ये 4 स्टेट आपको कवर करेगा और दैट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच पेयर ऑफ एक्सट्रीमली लोकेटेड इंडियन सिटीज़ इज़ कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कौन सा 2 आता है ये आपको बताना था। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये आपके लिए अगेन वेरी इजी। अगर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के मैं बात करूंगा तो राइट आंसर इज माई सिलचर टू
परबंदर, ठीक है। इसके साथ में आपको और एक भी चीज़ याद रखना है, एडिशनल नॉलेज हम के लिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। नागपुर, आप नोट्स में लिखते हुए आगे चलेंगे। नागपुर को बोला जाता है 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया, 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया, इसको इस नाम से भी बोला जाता है, 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया, नागपुर। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द टी सिटी ऑफ इंडिया। टी सिटी ऑफ इंडिया, कौन से टाउन को टी सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये आपको बताना था। टी सिटी ऑफ इंडिया, राइट आंसर हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कैरीज योर 50% ऑफ योर टोटल टी प्रोडक्शन। टोटल टी का अगर मैं बात करूंगा, टोटल टी प्रोडक्शन ऑफ असम का अगर मैं बात करूंगा तो इसका अकेला 50% कवरेज करता है आपका डिब्रूगढ़, ठीक है। वही फिर अगर मैं आगे अगर आपको बताऊंगा तो आपको यहाँ पे भी आपको दूसरा चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे भी यही चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। कैपिटल, टी कैपिटल ऑफ आसाम, टी कैपिटल ऑफ आसाम अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर इज़ माई जोरहाट, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर टी कैपिटल बोला तो जोरहाट हो जाएगा, और अगर टी सिटी ऑफ इंडिया बोला तो डिब्रूगढ़ हो जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है आप देखिए। अब यहाँ पे टी कैपिटल जो बोला जा रहा है ना, ये टी कैपिटल आपका ना कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से नहीं बताया जा रहा है। टी कैपिटल आपका लोकेशन के रेस्पेक्ट में आपको बताया जा रहा है, और लोकेशन ज्योग्राफिकली जोरहाट आपका सेंटर माना जाता है सप्लाई के थ्रू से। तो ये एक ज्योग्राफिकली एक अच्छा लोकेशन है, इसीलिए जोरहाट को टी कैपिटल ऑफ आसाम बोला जा रहा है। लेकिन वही अगर हम टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम आपके साथ बात करेंगे तो इस कंडीशन में आपका डिब्रूगढ़ आ जाएगा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में, जिसको हम टी सिटी ऑफ इंडिया बोलेंगे। वही अगर टी कैपिटल ऑफ आसाम बोला तो इस कंडीशन में आपको लेना है जोरहाट, नॉट फॉर प्रोडक्शन बट फॉर ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। द टर्म ब्लैक रिवॉल्यूशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विथ। ब्लैक रिवॉल्यूशन जो इंडिया में आया हुआ था, ये कौन किसके रिलेटेड है, ये आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो होता है, ये क्रूड ऑयल मिक्सचर में होता है जिसका कलर जनरली ब्लैक कलर का मिलता है, ठीक है, ब्लैक कलर का मिलता है। इसलिए इसको जनरली मतलब ब्लैक रिवॉल्यूशन के टर्म से इसको मनाया जाता है, इसको बताया जाता है, ठीक है। चलिए फिर ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये हमारा इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था जनवरी 2003 में, ये इम्प्लीमेंटेशन ये हुआ था, ठीक है जी। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन में आप देखिए क्या बोल रहा है। 123 मार्च 2019 द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड, ठीक है। 23 मार्च 2019 को फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ऑन 23 मार्च 2019 द फर्स्ट लोकपाल इंडिया ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड। आइडेंटिफाई द फर्स्ट लोकपाल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मतलब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंडिया का फर्स्ट लोकपाल कौन थे, इनका नाम आपको बताना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पिनाकी चंद्रा घोष हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे। ये इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ था, ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 23 मार्च 2019 को, ठीक है जी। और लोकपाल सबसे पहले अगर आपको बोलेगा कि फास्ट कब इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब पार्लियामेंट में प्रपोजल आया था, फास्ट प्रपोजल कब आया था, फास्ट प्रपोजल आया हुआ था 1968 में, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है क्योंकि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइन में नहीं बनाया गया, क्योंकि वो बिल पास नहीं हुआ था, तो इसीलिए इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था। फिर मोदी गवर्नमेंट के अंडर पे फिर 2019 में ये चीज़ को प्रेफरेंस दे दिया गया है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन हम अब देखिए क्या बोल रहे हैं। व्हेन वाज असम डिटैच्ड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एंड मेड ए सेपरेट चीफ कमिश्नरशिप। असम कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था और आपका खुद का एक सेपरेट कमिश्नरशिप आया हुआ था, ये आपको बताना था। ऑब्वियसली ये ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ही आया हुआ था। यह आया हुआ था 1874 में, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है जी, अंडर नॉन रेगुलेशन प्रोविंस एक्ट, ठीक है, 1874। नेक्स्ट आप आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द गवर्नर टू अपॉइंट द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट। ये कौन से आर्टिकल के अंडर पे आता है, ये आपको बताना था। हम आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बताना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर एपीएससी के फॉर्म में अगर हम बताएंगे तो आपको आर्टिकल, ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको देखना है, मतलब अप टू 100 तो आपको देखना ही देखना है। 1 to 100 प्लस स्टेट के ऊपर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है आर्टिकल, वो सारा आपको देखना है। और इसके साइड बाय साइड आपको अमेंडमेंट्स भी देखना है, कौन सा अमेंडमेंट्स आया हुआ था। और फिर आपको शेड्यूल ये भी आपको देखना है, शेड्यूल कौन सा आया हुआ था, किसका शेड्यूल में कौन सा कैटेगरी में आता है, ये आपको पूरा ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है पॉलिटी के अंडर में। अगर इसका अगर मैं आपका राइट आंसर में अगर आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 315, ठीक है जी। आर्टिकल 315 विल बी द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। वेरी इजी क्वेश्चन। इंडियन पार्लियामेंट में फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवी मावलंकर, ठीक है। ये कब से कब बने थे? ये 27 नवंबर 1888, मतलब फिर उसका मतलब ये उनका इतने साल मतलब इतने साल के तक वो थे। 27 नवंबर से लेके 1888, 27 फरवरी 1956 को इनका डेथ हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बेटर इंट्रोडक्शन के लिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन में देखिए, हु वाज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर व्हेन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न पंचायत राज सिस्टम बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड गिव इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 73rd अमेंडमेंट के तहत 73rd अमेंडमेंट के तहत आपका पंचायत राज सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। नाउ माय क्वेश्चन इज, जब 73rd अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेशन हुआ था फॉर पंचायत राज सिस्टम, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आपको बताना था। राइट आंसर इज माय पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुआ था 1992 में, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following schedules of the Indian Constitution is related with the distribution of powers between the union and the state? Again वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये शेड्यूल्स और ये आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पावर्स बिटवीन द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में कौन सा शेड्यूल आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स
यहाँ पे मेंशन किया गया बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड 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 एंटिदोया were associated with of the following visionary thinkers of India। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है अगर हम आपको बताएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस चीज़ को बताता है कि इट एम्स एट द फुलफिलमेंट ऑफ ए पर्सन, जो आपका फिजिकल, मेंटल और आपका स्पिरिचुअल इन नेचर में अपना कंप्लीट फुलफिलमेंट होता है जिस आदमी का, इसके बोलेंगे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और ये किन्होंने ये चीज़ कॉन्सेप्ट को पहले लाए थे और इम्प्लीमेंटेशन किए थे, अगर मैं आपको बात करूँगा इसका, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, व्हेन डिड द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट, वो कौन से डेट पे हुआ था, ये आपको बताना था। ठीक है जी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 जून। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 जून 1951। अब ये हमारा ये जो अमेंडमेंट जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट जो बना था, ये किसके बारे में ये बता रहा है, कौन सा चीज़ के बारे में था ये। तो यहाँ पे इस चीज़ मतलब ये यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया था कि लोअर क्लासेस जो SC ST को है उसको कैसे मतलब आगे अपलिफ्ट किया जा सकता है, फॉर SC एंड ST अपलिफ्टमेंट। ठीक है, SC एंड ST को कैसे ऊपर में उठाया जा सकता है, इसके बारे में अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक है, फॉर SC एंड ST अपलिफ्टमेंट, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह जानना बड़ा ज़रूरी था हमारे लिए। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर अर्नड द सोब्रिक्वेट द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। सोब्रिक्वेट का मतलब होता है, सोब्रिके भी बोलते हैं, सोब्रिक्वेट भी बोलते हैं। ठीक है, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सोब्रिके। सोब्रिके अगर बोलूँगा तो ये हो जाएगा हमारा निकनेम, दैट इज़ द निकनेम। अगर मैं इसके बारे में बताया तो द सोब्रिके का मतलब हो जाएगा आपका मतलब निकनेम, द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। अगर नाइट एंगल ऑफ इंडिया का अगर आपको बताया तो उनका एक ही नाम आता है, सो दैट इज़ माई सरोजिनी नायडू। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू रिपील द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर। आपका यहाँ पे आर्टिकल 368 क्या बता रहा है, देखिए आर्टिकल 368 ये चीज़ बताता है, आर्टिकल 368 ये बता रहा है पार्लियामेंट हैज़ द नो पावर टू रिपील द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को वो रिपील तोड़ नहीं सकता है, ऐसा क्यों। ऑप्शन में आपको ऑप्शन देखिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिस्ट्राइंट अंडर पार्ट 3, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये उस टाइम पे फ्रेमवर्क में ही ऐसा लाया गया था कि इसको आप चाह के भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, चाहिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर आगे क्या बोल रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड अंडर व्हिच आर्टिकल। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अब आपको यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ किसके बारे में बता रहा है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहा है कि एक ऐसा आर्टिकल है जो आपको ये बताता है कि एवरी क्लास ऑफ दिस सोसाइटी हैज़ द इक्वल प्रिविलेज फॉर द जॉब, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई क्लास बेसिस आप उनको मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। सबका इक्वल राइट्स है फॉर गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब। अब इक्वलिटी प्रोवाइड किया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लेकिन वो कौन से आर्टिकल के अंडर पे वो किया गया है वो आपको बताना था, और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सॉरी, आर्टिकल 16 आपको बताएगा
equal opportunity for all citizen in the matters of relating to employment. Sorry, that answer is not 17, and the right answer हो जाएगा आपका 16. आंसर आर्टिकल 16 और 17 काफ़ी रिलेटिव है, काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन एम्प्लॉय जॉब के लिए मतलब जॉब पार्टिकुलरली फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोलेगा तो 16, और अगर ओनली अगर ये बोलेगा कि कोई उसके रेस्ट्रिक्शन से नहीं है अदर देन द गवर्नमेंट जॉब, तो शायद 17 हो जाएगा. ठीक है, 16 इज़ द राइट आंसर. फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री. तो हमारा जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसीजर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बोल रहा है कि वो कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना था. ठीक है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड. आयरलैंड, जिसमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे. नेम द इंडियन सिटीजन हु इज़ ऑल्सो ए नोबेल ल्यूरेट इन इकोनॉमिक्स. नेम द इंडियन सिटीजन हु इज़ ऑल्सो ए नोबेल ल्यूरेट इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में उनको मतलब नोबेल प्राइज़ मिला है. आपको ये आंसर बताना था. एंड अगेन वेरी इजी क्वेश्चंस. राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिजीत बनर्जी. ठीक है, ये कौन से ईयर को मिला था? 2019 में. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आगे चलेंगे. We often hear the term CTC in the context of Assam tea. वेरी मतलब ये बहुत कन्फ्यूजिंग है. CTC टर्म जो है ये असम टी में के लिए हम सुने थे. अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ये CTC का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना था. ठीक है, CTC का फुल फॉर्म क्या था ये आपको बताना था. राइट आंसर हो जाएगा क्रश टेयर कार्ड. काट काट का दूसरा भी बोलते हैं, क्रश भी बोला जाता है. पहले कट किया जाएगा, फिर उसके बाद टेयर किया जाएगा, फिर उसके बाद कार्ल किया जाएगा. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे. प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज हेलियोफाइट्स. जो डायरेक्ट सनलाइट में जो प्लांट्स रहते हैं, जो सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट के नीचे जो प्लांट्स रहते हैं, इनको क्या बोला जाता है? हेलियोफाइट्स बोला जाता है. अब ऐसा भी पेड़ आप देखे होंगे कि दूसरे पेड़ के नीचे रहते हैं, जिनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलता है, वो शेडो में रहते हैं, मतलब दूसरे पेड़ के शेडो में रहते हैं. और बोला जाता है कि वो अपना कैरियर में, टोटल कैरियर में 20% ऑफ टोटल सनलाइट मिलता है. मतलब जितना मिलना था उसका 20 मतलब बड़ा पेड़ अगर 100% ले रहा है, तो बड़ा पेड़ का 20% भी शायद अपने लाइफ टाइम में वो नहीं ले पाता है. वो शेड्स में रहता है, शेडो में रहता है. तो उस वाले कैटेगरी में क्या बोला जाता है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में. इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे. ठीक है जी, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे रहने देते हैं. आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे. आप हमें बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइए. आपका फीडबैक से ही हमें और मोटिवेशन मिलता है. ऐसा सीरीज़ आपके सामने और लाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे. विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम. गुड लक एवरीवन.